सुप्रभात बच्चों। हम पाठ 2 कृतिका का मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे। आज हम आगे शुरू कर रहे हैं। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। लेखिका कह रही है कि हम सब भाई बहनों में एक गुण सब में था कि यदि हमने विवाह कर लिया तो उसको हमने निभाया भी है। चाहे हम घर के काम परंपरागत तरीके से जो घर के काम करके या अपनी जिम्मेवारियां निभाकर जो घर बार संभाला जाता है, हमने चाहे उस तरह अपने घर बार को नहीं संभाला, लेकिन अपनी शादी को टूटने भी नहीं दिया, उसको बरकरार रखा। चाहे तलाक की कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। चाहे कई बार बात तलाक तक पहुंच जाती थी, लेकिन फिर भी हमने शादी को बचा लिया, उसको टूटने नहीं दिया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। लेखिका कहती है कि उन्हें पता था कि जो है मर्द बदलने से कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। सब जो आदमी होते एक जैसे होते हैं। जो भी करना है घर के अंदर भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। शादी के बाद मैं बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। बल्कि वो शादी के बाद जो लेखिका है, मैं से अभिप्राय लेखिका, तो बिहार के एक छोटे कस्बे में जिसका नाम था डालमिया, तो वहां पर गई। वहां पर बता रही है कि जहां पर मर्द औरतें और पति पत्नी भी क्यों ना, वो जब भी पिक्चर देखते तो अलग अलग बैठकर देखते थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग डिब्बे बने होते थे, वहां पर बैठकर देखते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। बल्कि लेखिका ने वहां जाकर जो एक रिवाज बना हुआ था कि औरतें अलग बैठकर पिक्चर देखें और आदमी अलग बैठकर पिक्चर देखें, तो उसने ये इस चलन को चेंज कर दिया, बदल दिया। और यहाँ तक कि जो औरत और मर्द, जो पराये मर्द है, उनके साथ भी नाटक करने लगी। औरतें पराई मर्दों के साथ भी नाटक करने लगी। इतना उनमें अपनेपन की भावना आ गई और इस तरह का जो अंतर है वो समाप्त हो गया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। बल्कि जहाँ पे दान करना है, कहीं पे किसी की सहायता करनी है, तो वो नाटकों से पैसा भी इकट्ठा करते थे। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। ये छोटे से कस्बे का नाम है बागलकोट। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र तक पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। लेखिका ने उनसे विनती की कि वो उनके सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इजरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं।
पहले तो उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दिया, कहा कि यहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे जो है कम है। फिर लेखिका ने कहा कि यहाँ पर क्रिश्चियन और गैर क्रिश्चियन दोनों बच्चे ही पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या शर्त रखी कि यदि हम स्कूल खोल देते हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जो स्कूल है अगले 100 वर्षों तक वो चलता रहेगा, मतलब कि वो अगले 100 वर्षों तक स्कूल चले। मुझे गुस्सा आ गया, लेखिका को उनकी बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है। बल्कि इन जो लेखिका है और जो अफसर है उनके बीच में झड़प होगी, और उन्होंने कहा कि उनको लेखिका की बात अच्छी नहीं लगी और लेखिका को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। तो वे भी गुस्से से बोले, खुदा का लाख शुक्र है। बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। बल्कि उन्होंने बात की कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, वो समस्या आपकी है, हमारी मेरी नहीं है। लेकिन बात ये कड़वी थी, बात कहने में तो बहुत कड़वी लगती है, लेकिन ये 100% सच भी थी, ये बात सही भी थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, क्योंकि जो सच को है वो लेखिका ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। अब लेखिका के ने यह तय किया कि वे खुद जहां पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, खुद एक प्राइमरी स्कूल खोलेगी और कर्नाटक सरकार से इसे मान्यता भी दिलवाएगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। बल्कि ख्यात होते जो प्रसिद्ध, फिर वहां से पढ़ने के बाद वो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्कूलों में उन्हें दाखिला भी मिला। ख्यात होते प्रसिद्ध स्कूलों में। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। बल्कि मैं परंपरागत राहें छोड़कर और मैंने अपनी राहें खुद तलाशी, अपने रास्ते खुद तलाशे। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबले नहीं पहुंच सकती थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। अब जो लेखिका है अपनी बहन की जो है रेनू के बारे में बता रही कि रेनू कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था। एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई, बल्कि काफी बारिश हुई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस क़यामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों की पहले तल्ले होते पहली मंजिलों से, तल्ले होते मंजिल, पहली मंजिलों से फाइलें पानी में तैर आई थी। इतनी बारिश हुई थी कि फाइलें भी तैरने लग गई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, बल्कि इस सवाल का जो सही जवाब था, जो मुनासिब जवाब था, वो किसी के पास भी नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी।
गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, बल्कि जो बारिश है वो काफी लंबे समय तक चलने के बाद रुक गई थी। सड़कों पर पानी था, पर बरस नहीं रहा था, बल्कि सड़कें तो पानी से भरी हुई थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, हैरान हो गया रेनू को देखकर, ये इतना पानी भरा हुआ है, ये लड़की फिर भी स्कूल आ गई है। पर रेनू को कोई मलाल नहीं था, भले उसे कोई अफसोस नहीं हुआ कि वह स्कूल आई है। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? बल्कि वो जितनी जिद्दी स्वभाव की थी, जो उसने करना है तो करना ही है। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। लेखिका कहती है कि उसे कितना अच्छा लगा होगा उसे उस दिन, जो उसने अपने मन की कर ली। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। बल्कि जगह जगह पानी है और सुनसान शहर है, और बिल्कुल सुनसान सड़क पर वो अकेली चल रही है और अपनी धुन में और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यदि हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हों तो अकेलेपन में भी बड़ा ही मजा आता है। इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार के बारे में बताया है कि उसका परिवार कैसा था, उसके भाई बहन कैसे थे, उसके परिवार में उसकी दादी कैसी थी, उसकी माँ कैसी थी, और वो क्या करते थे। इसके बारे में लेखिका ने इस पाठ में लिखा है, मेरे संग की औरतें। तो बच्चों, आपने यह पाठ ध्यान से पढ़ना है और इसको समझने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें कई किस्से आए हैं। देखो, इसमें एक चोर का किस्सा भी आया है, अब ये रेनू वाला जो स्कूल गई है ये किस्सा भी आया है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ये नीचे प्रश्न अभ्यास है, तो ये प्रश्न पढ़कर एक बार आप इन प्रश्नों के उत्तर रफ कॉपी में लिखने की कोशिश करना। पहले आप पाठ पढ़ना और फिर प्रश्न अभ्यास के जो प्रश्न है वो रफ कॉपी में एक बार करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।